नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी दोस्तों इनको डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी जो है कहा जाता है। तो इनको शॉर्ट में लिखते हैं दोस्तों डीपीएसपी। याद रखें दोस्तों, क्या लिखते हैं? डीपीएसपी जो है लिखते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो दोस्तों, यदि इनकी बात करते हैं तो दोस्तों यानी जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, तो ये संविधान के भाग 4 में जो है इनकी चर्चा की गई है। और भाग 4 में कितने आर्टिकलों के बारे में जो है बताया गया है? तो भाग 4 में जो है 36 से लेकर 51 तक जो है आर्टिकलों के बारे में जो है बताया गया है। और जो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, इनको कहाँ से लिया गया है? तो इनको जो है दोस्तों आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है, यानी यहाँ से जो है प्रेरित है। अब इनका दोस्तों उद्देश्य क्या था? यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है करना। साथ ही डीएसपी यानी साथ ही डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों, इनको जो है पहले लिख लेते हैं, फिर अच्छे से अभी समझेंगे इनके बारे में। तो दोस्तों, हम यहाँ पे बात करते हैं भाग 4 में, यानी इनके बारे में जो है दोस्तों भाग 4 में चर्चा की है। और भाग 4 में जो है कितने आर्टिकल हैं? भाग 4 की यदि बात करते हैं तो इसमें आर्टिकल कितने हैं? 36 से लेकर 51 तक जो आर्टिकलों की चर्चा की गई है। अब साथ ही दोस्तों, ये प्रेरित कहाँ से हैं? प्रेरित यानी इंस्पायर्ड, यानी कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से जो इनको लिया गया है। याद रखें दोस्तों, आयरलैंड के संविधान से जो इनको लिया गया है। दोस्तों, अब इनका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यानी एम्स की यदि बात की जाए, इनका उद्देश्य क्या था? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। याद रखें दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की जो है स्थापना करना इसका उद्देश्य था दोस्तों। अब यहाँ पे हम नोट करके लिख लेते हैं, नोट करके लिखेंगे डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। याद रखें दोस्तों, इनको जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, शक्ति प्राप्त नहीं है। याद रखें दोस्तों, इन्हें जो है वैधानिक शक्ति जो है प्राप्त नहीं है। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब इनको जो है पहले समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की यदि बात करते हैं तो इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है कहा जाता है, और शॉर्ट में जो है डीपीएसपी कहा जाता है। तो यदि इनकी बात की जाए तो भाग 4 में जो है इनको रखा गया है, यानी संविधान के भाग 4 में इनको रखा गया है। और भाग 4 की यदि बात की जाए तो भाग 4 में जो है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक की चर्चा की गई है। ये कहाँ से प्रेरित है, यानी कहाँ से इंस्पायर्ड है? आयरलैंड के संविधान से इनको लिया गया है। इनका उद्देश्य क्या? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना जो है इनका उद्देश्य, याद रखेंगे। अब यहाँ पर हमने नोट करके लिखा डीपीएसपी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, इन्हें वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या मतलब है? यानी यहाँ पर कहा गया है जो डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, जिसमें 36 से लेकर 51 आर्टिकल हैं। अगर दोस्तों कोई इन आर्टिकलों का उल्लंघन भी करता है तो इनको लेकर जो है आप न्यायालय में नहीं जा सकते, और इनके द्वारा जो है कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं है। यानी कोई भी अगर इन आर्टिकलों को
उल्लंघन करता है इन आर्टिकल का तो उसके लिए जो है सज़ा का प्रावधान नहीं है। तो ये कहा गया है कि डीपीएसपी जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि इनके लिए सज़ा का प्रावधान नहीं है, याद रखेंगे। तो ये है दोस्तों। अब यहाँ पे बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कथन, यानी किसने जो है क्या कहा है इनको। जैसे हम केटी शाह की बात करते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार जो अदा किया जाता है। जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन ने कहा था डीपीएसपी को संविधान की आत्मा जो है कहा है। क्या कहा? संविधान की आत्मा का कहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की यदि बात की जाए तो इन्होंने डीपीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता कहा है। क्या? अनोखी विशेषता जो है कहा है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं केसी व्हीलर ने कहा था लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र, यानी डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र किसने कहा था? केसी व्हीलर के द्वारा कहा गया है। एल एम सिंघवी के द्वारा डीपीएसपी को संविधान के जीवनदायी प्रावधान है ये कहा है। टी टी कृष्णाचारी इन्होंने कहा है डीपीएसपी को भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान कहा है। इन्होंने कहा है कि डीपीएसपी जब दोस्तों इनका उल्लंघन करने पर कोई सज़ा का प्रावधान ही नहीं है तो इनका क्या फ़ायदा है जोड़ने का। तो इन्हीं के उद्देश्य से जो इन्होंने कहा भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान जो है केटी शाह के द्वारा डीपीएसपी को जो है कहा गया। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं डीपीएसपी से संबंधित कथन। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे डीपीएसपी से संबंधित कथन। डीपीएसपी से संबंधित कथन। तो कौन कौन से संबंधित कथन है डीपीएसपी से, तो इनको एक एक करके हम यहाँ पे अब लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं दोस्तों केटी शाह। केटी शाह ने जो है क्या कहा था, तो इनको देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक हैं जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों किसने? केटी शाह के द्वारा जो है ये कहा था। अब आते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पर जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन। ग्रेवलिन ऑस्टिन की यदि बात की जाए, ग्रेवलिन ऑस्टिन ने जो है डीपीएसपी को क्या कहा था? डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा था। संविधान की आत्मा कहा, याद रखें दोस्तों, संविधान की आत्मा कहा। और यही जी ऑस्टिन है जिनको जो है दोस्तों द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये जी ऑस्टिन के द्वारा जो है लिखी गई बुक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसी बुक के लिए जो है 2011 में पद्म श्री पुरस्कार दिया गया था, याद रखें दोस्तों। यानी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बुक है किसकी है? जी ऑस्टिन की। और इसी बुक के लिए जो है भारत सरकार ने 2011 में जो इनको पद्मश्री पुरस्कार से जो है नवाजा था। तो ये आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों तीसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने डीएसपी को भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता जो है बताया है। लिखेंगे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है डीपीएसपी को संविधान की यानी भारतीय संविधान की अनोखी विशेषता बताया है। भारतीय संविधान की अनोखी
विशेषता बताया। याद रखें दोस्तों, अनोखी विशेषता जो है बताया है। अब आते हैं दोस्तों केसी व्हीलर। केसी व्हीलर की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं केसी व्हीलर। केसी व्हीलर, केसी व्हीलर के द्वारा जो है क्या कहा गया था, तो कहा गया डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र जो है कहा गया है। डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा गया। घोषणा पत्र कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, घोषणा पत्र जो है कहा गया। किसका, लक्ष्य और आकांक्षाओं का जो है घोषणा पत्र कहा गया। किसको कहा गया, तो ये डीपीएसपी को कहा गया। किसके द्वारा कहा गया, तो ये भी आपको याद रखना है, केसी व्हीलर के द्वारा जो है कहा गया है। एलएम सिंघवी के द्वारा डीपीएसपी को संविधान के जीवनदायी प्रावधान है, यानी एलएम सिंघवी ने कहा है डीपीएसपी में संविधान के जीवनदायी प्रावधान है। याद रखें दोस्तों, डीपीएसपी संविधान के जीवनदायी प्रावधान है, तो इसके बारे में जो है बताया गया। तो लिख लेते हैं दोस्तों एलएम सिंघवी। एलएम सिंघवी की यदि बात की जाए तो डीपीएसपी संविधान के जीवनदायी प्रावधान है। संविधान के जीवनदायी प्रावधान है। याद रखें दोस्तों, जीवनदायी जो है प्रावधान है, तो ये आपको याद रखना है। आप दोस्तों यहाँ पे आते हैं टीटी कृष्णाचारी। टीटी कृष्णाचारी यदि इनकी बात करते हैं तो इन्होंने डीपीएसपी को भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान कहा है। डीपीएसपी को भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान कहा है। याद रखें दोस्तों, सच्चा कूड़ादान जो है कहा है। अब यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे दोस्तों, कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पे नोट करके लिख लेते हैं, कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। याद रखें दोस्तों, ध्यान में जो है रखना चाहिए, तो ये यहाँ पे कहा गया है दोस्तों। अब इसका एक बार रिवीजन करेंगे हम यहाँ पे, यानी डीपीएसपी से संबंधित कथन कौन कौन से। केटी शाह के द्वारा कहा गया था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार जो है अदा किया जाता है। किसके, यानी बैंक की सुविधा के अनुसार जो है अदा किया जाता है। ये किसने कहा था, केटी शाह के द्वारा जो है कहा गया है। जी ऑस्टिन यानी ग्रेवलिन ऑस्टिन ने डीपीएसपी को संविधान की आत्मा कहा है, और यही जी ऑस्टिन है जिन्होंने भारतीय संविधान पर रिसर्च करके द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बुक लिखी थी, और इसी बुक के लिए जो है भारत सरकार ने 2011 में इनको पद्मश्री पुरस्कार से जो है नवाजा था। याद रखेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने जो है डीपीएसपी को क्या कहा था, तो डीपीएसपी को जो है भारतीय संविधान की एक अनोखी विशेषता किसने बताया था, तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब जी के द्वारा जो है बताया गया था। केसी व्हीलर ने क्या कहा था, डीपीएसपी को लक्ष्य और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र है। ये किसने कहा था, केसी व्हीलर के द्वारा जो है कहा गया था। एलएम सिंघवी की यदि बात की जाए तो इन्होंने डीपीएसपी को संविधान के जीवनदायी प्रावधान के रूप में बताया है। टीटी कृष्णाचारी डीपीएसपी को भावनाओं का वास्तविक कूड़ादान या सच्चा कूड़ादान जो है कहा है। इन्होंने कहा था कि जब इनका कोई महत्व नहीं है, अगर इनके अनुच्छेदों का आर्टिकल का उल्लंघन करने पर कोई सजा का प्रावधान नहीं है, तो ये जो है भावनाओं के वास्तविक कूड़ादान के समान है या सच्चा कूड़ादान जो है इसको कहा था। किसके द्वारा, के टीटी कृष्णाचारी जी ने जो है कहा था। आप साथ ही नोट करके लिखेंगे, कानून बनाते समय डीपीएसपी को ध्यान में रखना चाहिए। याद रखेंगे। अब दोस्तों इनको जो है 3 वर्गों में बांटा गया, यानी इनको जो है 3 वर्गों में
वर्गीकृत किया गया है या 3 वर्गों में जो है बांटा गया है। तो ये कौन कौन से 3 भाग हैं? समाजवादी सिद्धांत, जिसमें कौन कौन से आर्टिकल रखे गए हैं, यानी आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, 39 से 41, 42, 43, 43 से तथा 47 यानी 47। दूसरा दोस्तों गांधीवादी सिद्धांत, इसमें जो है आर्टिकल 40, 43, 43 बी, 46, 47 तथा 48, यानी दोस्तों कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि इन तीनों में दिखाई देंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। तीसरा उदार बौद्धिक सिद्धांत अनुच्छेद, इसमें 44, 45, 48, 48 से 49, 50 तथा 51। तो इन 3 भागों में जो है बांटा गया और तीनों के आर्टिकल जो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर 3 वर्गों में वर्गीकृत जो है किया गया, तो लिख लेंगे 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, तो ये आपको याद रखें। 3 भागों में जो है इसको जो है वर्गीकृत किया गया है। तो ये कौन कौन से हैं? तो पहले की यदि बात की जाए, पहला है दोस्तों समाजवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत की यदि बात की जाए तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, तो कौन कौन से यहाँ पे 38 हो गया दोस्तों, 38, 39 हो गया, 39 से 41, 42 हो गया, 43 से हो गया तथा ये हो गया 47। अब आते हैं दोस्तों दूसरे भाग की यदि बात करते हैं। दूसरा भाग है गांधीवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत की यदि बात की जाए तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो इनको भी देख लेते हैं। आर्टिकल 40 आ गया दोस्तों, 40, 43, 43 बी हो गया, 46 हो गया, 47 तथा 48, याद रखें दोस्तों 48 हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत, उदार बौद्धिक सिद्धांत, इसमें कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं? तो इनको भी जो है यहाँ पे हम देख लेते हैं। कौन कौन से दोस्तों? 44 हो गया, 45। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों 48 हो गया, 48 से आ जाता है, यानी 48 से हो गया। 48 के बाद कौन सा आता है दोस्तों? 49, फिर आता है दोस्तों 50, 50 के बाद आता है दोस्तों 51, याद रखें दोस्तों। यानी इसमें से कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जो कि सभी में आ रहे हैं, याद रखें दोस्तों। जैसे इसमें 47 भी आ रहा और इसमें भी आ रहा है, तो दोस्तों याद रखेंगे जैसे इसमें 48 है और इसमें 48 है। तो इस बात को लेकर जो है बिल्कुल भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे आर्टिकल 36। आर्टिकल 36 यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 36। अनुच्छेद 36 में जो है किसके बारे में बताया गया है? तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अनुच्छेद 36 में जो है दोस्तों राज्य की परिभाषा के बारे में जो है बताया गया है। यानी हमने पिछले क्लासों में जाना, यानी आर्टिकल 12 में जो है राज्य की परिभाषा, आर्टिकल 36 में और आर्टिकल 104 में जो है राज्य की परिभाषा के बारे में जो है बताया गया। यहाँ पर राज्य से मतलब दोस्तों राष्ट्र से है, याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 37। अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है? डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ये बाद योग्य नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको जो है न्यायालय के द्वारा जो है लागू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि ये बाद योग्य नहीं है। क्योंकि अगर दोस्तों इनका कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान जो है नहीं है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर इन दोनों आर्टिकलों को यहाँ पर लिख लेते हैं। 36 में दोस्तों राज्य की परिभाषा यानी राज्य की परिभाषा के बारे में जो है बताया गया है। अब दोस्तों यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अनुच्छेद। दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 37 की। आर्टिकल 37 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 37 में जो है किसके बारे में चर्चा की गई है? अभी हमने
जाना है डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं कराया जाएगा। याद रखें दोस्तों, कराया जा सकता है। तो इसको लिख लेते हैं डीपीएसपी 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 किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। याद रखें दोस्तों, कराया जा सकता है। ये बाद योग्य नहीं है, ये बाद योग्य नहीं है। तो ये आपको याद रखना, बाद योग्य जो है नहीं। अब साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे आर्टिकल 38 बन की, यानी राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है सुनिश्चित करें। यानी राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ये न्याय जो है प्रत्येक व्यक्ति को सुनिश्चित रूप से जो है मिल सके। तो ये कहाँ पे कहा गया? आर्टिकल 38 के 1 में जो है कहा गया। तो लिख लेते हैं दोस्तों इसको भी, अनुच्छेद 38 के 1 में जो है इसके बारे में कहा गया है। किसके? अनुच्छेद 38 के 1 में जो है ये कहा गया है। क्या कहा गया है? राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित या निश्चित करे। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे इसका एक बार हम रिवीजन करेंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, यानी 3 वर्गों में जो है बांटा गया। तो एक 3 वर्ग कौन कौन से? समाजवादी सिद्धांत। तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल 38, 39, 39 से 41, 42, 43, 43 से तथा 47। गांधीवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो अनुच्छेद 40, 43, 43 भी, 46, 47, 48। उदार बौद्धिक सिद्धांत की बात की जाए तो इसमें अनुच्छेद 44, 45, 48, 48 से 49, 50 और 51 जो है आते हैं। अब आर्टिकल 36 क्या कहता है? आर्टिकल 36 में जो है दोस्तों राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया, यानी डेफिनेशन ऑफ स्टेट के बारे में जो है बताया गया है। यानी हमने पिछली क्लासों में भी जाना था, आर्टिकल 12, आर्टिकल 36 और आर्टिकल 104 में जो है राज्य की परिभाषा के बारे में जो है बताया गया है। आर्टिकल 37 की यदि बात करते हैं तो इसमें कहा गया है डीपीएसपी किसी भी न्यायालय द्वारा जो है लागू नहीं कराया जा सकता है, क्योंकि ये बाद योग्य नहीं है। यानी इनका उल्लंघन करने पर भी जो है कोई भी सजा का प्रावधान जो है नहीं है। तो ये कहा गया है। आर्टिकल 38 वन की यदि बात करते हैं तो इसमें कहा गया है राज्य का कर्तव्य है कि वह लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित करे या निश्चिंत करे। तो ये राज्य का कर्तव्य या आर्टिकल 38 वन में जो है कहा गया है। तो दोस्तों आज की क्लास जो हमारी यहीं तक रहेगी और कल की क्लास में हम इससे आगे के सारे आर्टिकलों को कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।